नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखा था चक्रवात और कैसे बनता है, क्या होता है। दो टाइप के चक्रवात हमने इसमें देखे थे। एक तो देखा था ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल चक्रवात। एक बात और आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि चक्रवात जो होता है जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो इसको एएनसी से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है एएनसी जब प्रति चक्रवात की बात करते हैं, या चक्रवात की बात करोगे तो हम लोग बस ये जान जाएंगे कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें घूमेंगी, ठीक है। अगर सदर्न में आएगा तो क्लॉकवाइज चक्रवात घूमेगा। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो इसको भी उसमें ऐड ऑन करिएगा कि अगर चक्रवात आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज उसकी दिशा होती है, ठीक है। घड़ी के सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अपनी प्रिपरेशन के साथ आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप रिवीजन कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर चीज़ें ठीक से पढ़ी हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर चीज़ें ठीक से पढ़ी हो तो बड़े से बड़ा सिलेबस भी 10 से 15 दिन में रिवाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट रिवीजन करने के लिए प्रॉपरली 15 से 16 घंटे लगते हैं, अगर आप घंटे की बात करें तो। इस समय अगर आप लोग 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, या लास्ट टाइम में अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, लास्ट के 15 दिन में, तो 10 घंटे की पढ़ाई के हिसाब से आप हर दिन लगभग आधे सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, और 15 दिन में 7 सब्जेक्ट, जो मेरा हिसाब है, ठीक है। तो आपके पास समय मुझे लगता है पर्याप्त है। कोशिश किया जाएगा कि 15-16 दिन पहले आपको छोड़ दिया जाए, ठीक है, और आप उस समय लेक्चर देखना छोड़ दो। एक बात और बता रहा हूं कि जो लोग पैनिक करके अभी रिवीजन के पीछे पड़ रहे हैं या अभी चीजें छोड़ दे रहे हैं, अच्छा रिवीजन करनी अच्छी बात है, वो गलत बोल दिया मैंने, लेकिन अगर अभी ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हो कि टेस्ट सीरीज भी नहीं लगा रहे, क्लासेस भी नहीं देख रहे केवल टाइम स्पॉइल कर रहे हो कि एग्जाम आ गया और किताब खरीद के लग रहे हो पढ़ने, तो वो बिल्कुल गलत है। कोई भी बुक नहीं पढ़ेगा इस समय। जितनी चीज़ें पढ़ ली गई हैं वही रिवाइज करनी है। आप लेक्चर देख सकते हो, और लेक्चर एक बार नहीं देखना है, ये भी बता रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो या बहुत दिन बाद अगर रिवीजन कर रहे हो तो एक बार नहीं देखना है, कम से कम 2 बार देखना है। क्यों? पहली बार आप सेम स्पीड पे दे सकते हो या 1.25x पे देख सकते हो, और दोबारा 1.75 या 2x पे भी देख सकते हो। क्यों ऐसा करना है? कि फिर उसको रिवाइज करने का टाइम दोबारा नहीं मिलना है, क्योंकि इतना समय ही नहीं है, ठीक है। और नोट्स आज फिर शाम में प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, चाहे यूपीएससी हिंदी की, या अगर आपको कोई अच्छा लगता है कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ तो वो भी आप ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। फंडा ये है कि टेस्ट सीरीज़ आप लगाते रहो। पीवाईक्यू आशा करता हूँ कि हाफ ऑफ द आपने कवर कर लिया होगा अभी तक। लेक्चर आप हमेशा ही भगा के देखोगे, 1.25x पे देखोगे, पूरा लेक्चर देखोगे कि कब कौन सी चीज़ें आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि थियरी पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो उसी से चीज़ें आएँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बातें सुनने से वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिस बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में। लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बिना समय गंवाए हम लोग काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल के बारे में देखना शुरू करेंगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। पहली कि इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फसल होती है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। जब उन तीनों तरह की चीज़ें आएंगी तो उसको मैं हाईलाइट करूंगा। बाकी चीज़ें एज यूजुअल जनरली हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे बुक रीडिंग की जाती है उस तरह से आएगा, लेकिन जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं उन पर मैं फोकस कर दूंगा। चलिए, तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि रेगुर किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी को कहते हैं। इसको कपास की मिट्टी कहते हैं, इसका मतलब इसमें कपास होता है। और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम, तो चेरनोजेम के बारे में पूछता है। चेरनोजेम क्या है? तो काली मिट्टी का ही एक प्रकार है, इसको चेरनोजेम भी कहते हैं, ठीक है। भारत में जो रेगुर या काली मिट्टी है उसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। तो दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि किससे बनती है, तो जो बेसाल्ट लावा है, बेसाल्ट लावा मतलब जो इनिशियल परत होती है, आग्नेय परत होती है, उसमें जो बेसाल्टिक लावा है, जब उसका अपक्षय होता है, उसका वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा या अपर्दन के द्वारा जब वो कटती फटती है तो क्या बनती है? छोटे छोटे टुकड़ों से काली मिट्टी बनती है। अच्छा ठीक है, काली क्यों होती है? अब आपको आंसर मिल गया कि बेसाल्टिक लावा है, यानी कि ब्लैक कलर का है, तो उस कारण से वो बेसाल्टिक लावा कारण वो काली मिट्टी बन रही है। ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, यानी कि दक्कन के पठार के आसपास में पाई जा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बेसिकली पाई जाती है। कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मोस्ट ऑफ द हिस्से में पाई जा रही है, थोड़े मध्य प्रदेश, थोड़ा गुजरात और आपके आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भी पाई जा रही है, ठीक है।
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य का एक शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.6%। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना पाई जाती है, तो 16.6%, यानी कि 16.2/3% जो है ये मिट्टी टोटल भूभाग के पाई जाती है इंडिया में। काली मिट्टी में क्या क्या होता है? तो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। इसीलिए भारत में कपास बहुत लंबे टाइम से, आप देखते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हम लोग कपास का जो है उत्पादक देश रहे हैं। और इसमें क्या क्या होता है, अब ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि जैविक पदार्थों की कमी क्यों पाई जा रही है, तो आपको पता है कि बेसाल्टिक लावा से बन रही है, यानी कि आग्नेय चट्टानों की जो प्रारंभिक चट्टानें हैं उनसे बन रही है, तो उनमें फॉसिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इसमें जैविक पदार्थ कम पाया जाएगा या नहीं ही पाया जाएगा, नगण्य के बराबर है। उसके साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट नोट करना है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और कोई भी ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटाश और एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब कर्नाटक के क्षेत्र पे जाओगे तो आपको भी ये पता है कि जो उधर का क्षेत्र है थोड़ा पठारी इलाका है और वहाँ पर काली मिट्टी पाई जा रही है। तो काली किस कारण से है? तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक ये भी है कि उसमें थोड़ी मेटल्स की स्थिति जो है, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम मेटल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, उसके साथ पोटाश और चूना भी पाया जा रहा है, ठीक है। मिट्टी का रंग टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण काला होता है। तो बेसिकली किस कारण से काला होता है? तो टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट जो कि लौह अयस्क है, उसके कारण जो है ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अब हम लोग कल के नोट्स को स्किप करेंगे और आज जो है अब हम लोग इसकी स्थिति देखते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के लिए थोड़ा सा मैप को छोटा करेंगे। अब हम देखेंगे कि काली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। तो ये है काली मिट्टी का कलर जो मैं घेर रहा हूँ, और ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये सब काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है, सब काली मिट्टी पाई जा रही है। तो आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द पोर्शन में पाई जा रही है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पाई जा रही है पूरी, नीचे थोड़े पोर्शन में कर्नाटक में पाई जा रही है, मध्य प्रदेश में पाई जा रही है, ठीक है, थोड़े से पोर्शन में गुजरात में पाई जा रही है। तो अब लोकेशन आपको याद हो गई होगी कि हाँ इन इन जगहों पर पाई जा रही है, और इधर अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी पाई जा रही है, ठीक है। तो इन सब जगह पर ये काली मिट्टी मिलती है, जैसा कि आप लोगों ने फोटो में भी देख लिया है कि ब्लैक सॉइल का रीज़न ये पूरा है। तो 5 मुख्य स्टेट कौन कौन से हैं, फिर से एक बार याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र में पाई जा रही है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में पाई जा रही है, ठीक है, गुजरात में पाई जा रही है, उसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में पाई जा रही है और आंध्र प्रदेश में पाई जा रही है, ठीक है। तो फोटो में भी आपने देख लिया है कि किस किस रीजन में ये पाई जा रही है। आगे देखते हैं कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी प्रश्न पूछा हुआ है कि काली मिट्टी में क्या जल धारण करने की क्षमता कैसी होती है। तो काफ़ी तीव्र क्षमता होती है, काफ़ी जल्दी जल धारण कर लेता है, भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। तो आपने कभी भी अगर फोटो देखा होगा कि कोई किसान बैठा है और उसके पीछे पूरा जो फील्ड है या क्षेत्र है वो फटा हुआ है, अक्सर सूखे की स्थिति वाले में काली मिट्टी का ही क्षेत्र दिखाया जाता है कि मिट्टियों में मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यही होता है कि सूखने पर वो क्या होती हैं, आकुंचित होती हैं, यानी कि श्रंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इसमें क्या पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है कि अगर उनको पानी मिलेगा तो वो अपने आप ही ठोस और चिपचिपी जैसी हो जाएंगी। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इनको कहा जाता है। अगर इंग्लिश में सेम चीज़ पूछेगा तो सेल्फ प्लॉइंग सॉयल कहते हैं। प्लॉइंग मतलब होता है जुताई, ठीक है। तो सेल्फ प्लॉइंग सॉयल भी इनको कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला चेस्टनट की तरह हो सकता है, ठीक है। चेस्टनट क्या है? अब एक स्टेटमेंट आता है, नाम है क्रेब्स। तो क्रेब्स कहते हैं कि रेगुर या काली मिट्टी एक परिपक्व मृदा है, मतलब मैच्योर मिट्टी होती है ये, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच यानी कि जो भी टोपोग्राफी है स्थान की या जलवायु, उसकी प्रमुख भूमिका होती है।
तो एक बार देख लेते हैं। तो कलर ऑफ दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम डार्क टू ब्लैक, लाइट ब्लैक, चेस्टनट लाइक। तो चेस्टनट जो है उसका कलर आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो, अखरोट का जो खोल वाला अखरोट होता है उसी तरह से चेस्टनट भी एक ड्राई फ्रूट है, तो उसके तरीके से ही इसका कलर होता है लगभग लगभग। और क्रेप्स कहते हैं कि रेगुर इज ए मेच्योर सॉइल इन द फॉर्मेशन ऑफ विच स्पेसिफिक रिलीफ, जो भी उच्चावच है, रिलीफ है, जो ऊंचाई है समुद्र सतह से, वो और क्लाइमेट जो है मेजर रोल प्ले करते हैं इसके बनने में। अगली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो है लीचिंग प्रोसेस से बनती है। मैंने आपको बताया भी था कि जब मालाबार के इलाके में मानसून टकराता है और बहुत ज़्यादा भारी बारिश करता है, तो वहाँ की जो ऊपर मिट्टी की सतह है वो क्या कर जाती है, घुल करके ऐसे समझ लो कि अंदर बैठ जाती है, ठीक है, और ऊपर जो है थोड़ा बजरी नुमा कंकड़ युक्त मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो यही जो है लेटराइट मिट्टी कहलाती है, जो कि मसालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए देख लेते हैं कि लेटराइट मिट्टी का अध्ययन कौन करता है। 1905 में बुकानन करते हैं, और इस मिट्टी का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया था, जिसका अर्थ है ईंट, ठीक है। भीगने पर ये मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि ढेले नुमा संरचना हो जाएगी, ईंट से उसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो ईंट का जो राबिस जानते हो, जो चूरा आप देखते हो ईंटे का, उस तरीके से ये मिट्टी जो है एक तरह से हो जाती है। मानसून सदृश मौसम वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। तो आप केरल की अगर लोकेशन देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास में ही आएगी, 9 डिग्री के आसपास आएगी, 10 डिग्री के आसपास आएगी, ठीक है। तो जो केरल की पोजीशन है वो आपका एक तरीके से उष्णकटिबंध में प्रॉपरली आती है, और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जा रही है वो लेटराइट है, और ऐसे ही जलवायु प्रदेश में ये मिट्टी पाई भी जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय भारी बारिश होने के कारण तीव्र विक्षालन क्रिया, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो लिखा भी होगा रैपिड लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, हिंदी में बोल रहा है विक्षालन, ठीक है ना। तो रैपिड लीचिंग प्रोसेस के फलस्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग इसकी भी फोटो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो लेटराइट मिट्टी लाइट पिंक कलर से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि केरल के इस हिस्से में, ये देखिए केरल मालाबार के इस हिस्से में जहाँ पर मानसून टकरा रहा था, जो भी हिल्स होंगी वहाँ से, तो इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा है। पश्चिमी घाट के हिस्सों में जो है लेटराइट मिट्टी है, फिर यदा कदा थोड़ी सी तमिलनाडु के हिस्से में, फिर केरला के हिस्से में, ठीक है, और यहाँ पर फिर से तमिलनाडु के हिस्से में ये मिट्टी पाई जा रही है। इधर कहाँ पाई जा रही है, तो इधर बंगाल में, उड़ीसा के थोड़े क्षेत्र में, ठीक है, ये मिट्टी आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, यदा कदा थोड़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद गारो खासी और जयंतिया, जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख रहे हो तीनों हिल के पास में ये मिट्टी मिल रही है, ठीक है। इधर नीचे के साइड में जो बरेल रेंज है उसके नीचे ये मिट्टी देखने को मिल रही है। फिर आपकी मिट्टी कहाँ मिल रही है, तो मिट्टी मिल रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास में, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि अरावली के एक साइड में मिल रही है, ठीक है, दूसरे साइड में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। छिटपुट कहीं कहीं आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में भी यदा कदा थोड़ी लेवल पर मिलती है, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ये चीज़ याद रखनी है कि पश्चिमी घाट पूरा लदा हुआ है लेटराइट मिट्टी से। केरला में पाई जाती है, थोड़े से तमिलनाडु के हिस्से में पाई जाती है केरला में, फिर छिटपुट तरीके से इधर उधर पाई जा रही है। बंगाल के हिस्सों में पाई जा रही है, जो निचला हिस्सा है बंगाल का, जो कि बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है, वहाँ पर पाई जा रही है। थोड़ा सा हिस्सा आपके उड़ीसा में पाया जा रहा है, बाकी गारो खासिया और जयंतिया वाले पोर्शन में भी ये मिट्टी काफ़ी पाई जा रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी ये अरावली वाला पोर्शन याद रखना है कि अरावली के पोर्शन के पास भी ये मिट्टी काफ़ी पाई जा रही है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र आपको ठीक से याद हो गए होंगे इस मिट्टी के, लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न बनेगा। लेटराइट मिट्टी आर्द्र प्रदेशों की अपाक्षालित मिट्टी है, यानी कि ये जो लेटराइट सॉयल आर लीच्ड सॉयल ऑफ ह्यूमिड रीजन, जो भी ह्यूमिड रीजन होते हैं यानी कि आर्द्र प्रदेश होते हैं, वहाँ पर लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बनने वाली ये मिट्टी है, ठीक है। तो लीच्ड प्रोसेस के द्वारा बनने वाली मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी है, जिनकी फर्टिलिटी कम होती है, यानी कि उर्वरता कम है इन मिट्टियों की। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो आप काली मिट्टी को याद करो तो उसमें भी लौह तत्व पाया जा रहा है, उसके बाद एल्युमिनियम भी पाया जा रहा है, उसके साथ आपका पोटाश पाया जा रहा है, कैल्शियम पाया जा रहा है। ह्यूमस की क्या है, अधिकता है या कम अधिकता है, जो ब्लैक सॉइल थी उसमें, तो ब्लैक सॉइल में ह्यूमस की कमी थी, ठीक है।
ये चीज़ें याद रखनी है। क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रॉपरली पाया जा रहा था? तो नहीं, उसकी भी कमी थी। तो ये दोनों चीज़ ब्लैक सॉइल के बारे में भी कनेक्ट कर लेंगे। अभी लेटराइट में भी आप देख रहे हो कि लौह ऑक्साइड पाया जा रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें सिमिलर सी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसमें पोटाश और चूना की भी कमी मिल रही है, जबकि ब्लैक सॉइल में पोटाश और चूना पाया जा रहा था। ठीक है, तो ये दो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जा रही है, तमिलनाडु के पूर्वी हिस्सों में पाई जा रही है, छोटे भाग में जैसा मैंने बताया, उड़ीसा में पाई जा रही है, छोटा नागपुर पठार के हिस्सों में पाई जा रही है, पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग में और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सारा फोटो हमने देख लिया है और प्रॉपरली हम लोग को लगभग याद भी हो गया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण की बात करें तो ये एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिट्टी का 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये डेटा नहीं याद करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम स्किप करने की कोशिश करेंगे, हमें डेटा उतने ही याद करने हैं जितना जरूरी है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। तो ये दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भाग में मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं। तो अगर अम्लीयता की बात करें तो ऊपरी भाग की मिट्टी अम्लीय मिलेगी और निचले भाग की मिट्टी लेस सलाइन मिलेगी। ठीक, अब हम लोग क्या आती है सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी, इसका नाम है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो ये मिट्टी बिल्कुल नदी के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गोरखपुर में, मैं प्रॉपरली रह रहा हूँ, ठीक है, तो गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र होगा आप समझ लो कि वहाँ पर अलुवियल सॉइल पाई जा रही है या जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, या जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नदियों के किनारे हैं या बाढ़ जहाँ पर आती है, बाढ़ का पानी आता है, उन क्षेत्रों में आपकी ये मिट्टी देखी जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ नदी के ओरिजिन से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें, देखिए नदी के ओरिजिन से अगर देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले पाई जाती है भाबर। ठीक है, भाबर, भाबर क्या होता है? कंकड़ीला क्षेत्र है, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और वहाँ पर जो पानी होता है नदियों का वो जमीन के अंदर विलुप्त टाइप का दिखता है, यानी कि इसी पत्थरों के अंदर या जो छोटी छोटी बजरी है उसके अंदर ही होता हुआ फ्लो करता है। उसके बाद आता है आपका तराई का एरिया। ठीक है, अब तराई के एरिया के बाद आपके उसके बाद आता है आपका तराई का एरिया। ठीक है, तराई के बाद आता है आपका बांगर और सबसे लास्ट में आता है आपका खादर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और खादर के बगल में क्या बहेगी? नदी। ठीक, तो नदी निकल रही है और निकलते हुए जिस डायरेक्शन में आती है उस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। ओके, चलिए, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। तो अब कह रहा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो हमेशा जलोढ़ मिट्टी आती है और ये बार बार पटती है। जैसे हर साल पानी का लेवल नदी में अधिक होता है, आप देखते हो, और नदियाँ दूर के क्षेत्र तक प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पर नई मिट्टियाँ पाट देती हैं। तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जो भी आपका राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है उसके अनुसार 33.5% भागों में 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि सबसे अधिक जो है 33.5% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है अपने देश में। ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों में फैली हुई है। इनका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय और प्रायद्वीपीय से प्राप्त मालवा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। तो जो भी गाद है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया कि गाढ़ी दोमट। ठीक है, तो गाढ़ी दोमट का मतलब क्या है? दोमट में ही दोनों मिट्टियाँ आएंगी, यानी कि वो आपका भाबर हो गया, फिर तराई हो गया, बांगर और खादर। बांगर और खादर यानी कि पुरानी जो मिट्टी है उसको, पुरानी दोमट को ही हम लोग बांगर कहते हैं और नई दोमट को हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, या जलोढ़ कहते हैं। ठीक, जलोढ़ में भी दोनों ही आएंगी, यानी कि बांगर और खादर दोनों ही जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। ठीक है, तो जो पुरानी होती है उसी को हम लोग बांगर कहते हैं और जो नई मिट्टी है उसको हम लोग खादर कहते हैं। खाद वाली, बिल्कुल खाद वाली मिट्टी तो खादर हो गई। ठीक है, दोमट मिट्टी में क्या क्या पाया जाएगा? तो पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जो दोमट मिट्टी होती है उसमें। फलीदार फसलों की खेती, इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली स्थिति में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं सब में राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो आपने पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उनकी जड़ों में, मूलरोम में। ठीक है, और उस तरीके से
यहाँ पर फली वाली फसलें जो है पाई जाती हैं, इसी कारण से क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो सकता है। ये मिट्टियाँ सिंचाई युक्त तो सर्वाधिक उपयुक्त हैं, जिनसे इनमें गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और शाक सब्जियों की खेती की जाती है। तो आप देख भी रहे हो कि जो भी आपके आसपास का क्षेत्र होगा, अगर आप किसी नदी के किनारे रहते होगे या नदी थोड़ी दूर भी होगी, तो आप देखते हो कि इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नदी के क्षेत्र किनारे ही होती है, मतलब ये काफ़ी नदी के विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। तो आपको देखने में भी आता होगा कि जहाँ भी पानी भर जाता है, कोई भी देख लो पुल के आसपास में, तो आप जब भी उस पुल पर से गुजरते होगे तो गेहूँ की फसलें, धान की फसलें, गन्ना, कपास और जूट तो कम दिखता होगा इधर, लेकिन मक्का, तिलहन, ये सारी चीज़ें, सरसों इत्यादि सारी चीज़ें आपको फरी हुई दिख जाती होंगी या लगी हुई दिख जाती होंगी। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है तो इसको याद रखेंगे ढंग से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत ट्रिकी होते हैं। एक बार याद कर लो, अगर रिपीट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो बोनस है। नहीं रिपीट होगा तो वो केवल ऐसे ही नॉलेज के लिए रह जाएगा। तो 40% बालू के कण होते हैं लोम सॉयल या दोमट मिट्टी में, 40% मिट्टी होती है और 20% गाद, ठीक है, जिनको सिल्ट बोल रहे हैं वो होता है। अलूवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, मतलब ये सबसे कम पानी जो है धारण करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रवा इनका बड़ा होता है, यानी कि जो भी दाने हैं जिनसे ये बन रही हैं मिट्टियाँ, वो काफ़ी बड़े हैं। तो जब बड़े रहेंगे तो उनमें जल धारण क्षमता कम होती है, ठीक है। अब ये देखिए, एक कंसेप्ट की तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि अगर रवे भारी मात्रा एवं बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रवे अगर बड़े होंगे तो कभी जल धारण नहीं करेगा, या अगर वो भारी होंगे तो भी जल धारण नहीं करेगा। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ से मिला। अब इस पे बेसिस पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी देखते हैं, तो जितनी ग्रीन कलर की सॉइल दिखेगी सब जलोढ़ दिखेगी। तो गंगा जमुना के पूरे मैदान में और उधर पंजाब के क्षेत्र में पूरा ये जो मिट्टियाँ हैं ये जलोढ़ मिट्टी दिखेंगी। इधर आओगे तो ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको मिलेगा, ये पूरी जलोढ़ मिट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद गंगा जब नीचे जा रही है, हुगली और दामोदर नदियाँ मिल रही हैं, तो हुगली वाले इलाके में भी ये पूरी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इधर आपके महानदी के क्षेत्र में जलोढ़ मिलेगी, इधर कृष्णा कावेरी के क्षेत्र में जलोढ़ मिलेगी, गोदावरी के क्षेत्र में जलोढ़ मिलेगी, और नीचे तक जो है पेन्नार रिवर के क्षेत्र तक आपको जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। इधर गुजरात के क्षेत्र में जाओगे तो इधर भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो देखने से ही लग रहा है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, और लगभग 33.5 था शायद, तो 33.5% क्षेत्र पर देश के क्या पाया जा रहा है, जलोढ़ मिट्टियों का कब्जा है, ठीक है। अच्छा, प्रदेश कौन कौन से हैं तो आपको देखने को मिल रहा है, पंजाब है, कुछ क्षेत्र हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का क्षेत्र मिलेगा, बिहार के बाद थोड़ा सा बंगाल का पोर्शन, इधर असम का पोर्शन, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन, नीचे आओगे तो आपके साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन, ठीक है, और इधर आओगे तो आपके गुजरात का पोर्शन, हल्का सा राजस्थान का पोर्शन। तो ये पूरा जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी दूरी में जलोढ़ मिट्टियाँ प्रॉपरली फैली हुई हैं। अब जलोढ़ मिट्टियों के दो उपवर्गों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो एक का नाम है नवीन जलोढ़ या खादर, जिसको खाद वाली मिट्टियाँ कहते हैं, एकदम नवीन नवीन, यानी कि नया सा खाद वाली मिट्टियाँ हैं, अभी अभी बाढ़ आ सकती है, ठीक है, और या आई है उस कारण से जमी हुई हैं। और दूसरी है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। तो जो खादर है वो क्या पाई जाती है, नदी के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी, जहां हर वर्ष बाढ़ आ रही है और उस दौरान मिट्टियों की नई परत का जमाव हो रहा है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़ है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, और ये मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि साल 2 साल पर इसकी परत चेंज हो जाएगी, या परत नहीं भी चेंज हो रही है तो भी उसके ऊपर पानी आता है और कुछ ना कुछ पाट करके सिल्ट चला जाता है, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ जो है वो अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जा रही है। फिर प्राचीन जलोढ़ क्या है, बांगर मिट्टी की बाढ़ की पहुंच से दूर ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है, जैसे आप ऐसे दिखा सकते हो, एक सेकेंड, ठीक। तो ये आपका खादर है, ये बांगर, ठीक है, ये तराई का एरिया, ये आपका भाबर, ठीक है, ऐसे भी समझा जा सकता है, ठीक। और वही कंसेप्ट इस बगल भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है नदियां ठीक है मिट्टियों का जमाव करती हैं। आगे देखेंगे तो कुछ ऊंचाई पर होती है, मिट्टी का रंग गहरा पीला या रेडिश ब्राउन टाइप का पाया जाता है। क्यों ऐसा पाया जाता है? क्योंकि एक तो ये थोड़े से पुरानी मिट्टियां हैं और बार बार खाद इसमें पट नहीं रही है, यानी कि नया पानी जो है
जमाव लेकर के इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए क्या होती हैं मिट्टियाँ पुरानी हो जाती हैं और अलग कलर की, यानी कि थोड़ा सा रक्त भूरा या पीले रंग की दिखने लगती हैं। ठीक है, इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोड्यूल्स यानी कि गांठें पाई जाती हैं, मतलब वही समझ लो कि चूनेदार जो पिंड हैं कंकड़ के वो चीज़ पाए जाएंगे या नोड्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, थक्के जिसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ढेला टाइप की स्थिति होती है। ठीक है ना, तो ढेले जैसी स्थिति पाई जाएगी। बांगर मिट्टियों पर लौड़ीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। ठीक है, और ये मिट्टी कम उर्वर होती है अपेक्षाकृत, इसमें उर्वरों की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ और इसमें क्लियर करिए कि जो रे है वो बेसिकली सलाइन सॉइल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सैलिनिटी या अल्कलिनिटी यानी कि उसकी क्षारीयता अगर मिट्टी की बढ़ जाती है तो उसी को रेह कहते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ लिख रहा है यहाँ पर, लौड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी मिलेगी और उर्वरता क्षमता इसकी कम मिलती है, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है, खादें डालनी पड़ती हैं। ठीक है, तीसरा है भाबर, जो मैंने बताया कंकड़ीला पथरीला वाले क्षेत्र में जो नदी बह करके आती है वो क्षेत्र कहलाता है भाबर। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, शिवालिक के गिर पादीय क्षेत्र में यानी कि जो भी बॉटम एरिया ऑफ शिवालिक है वहाँ पर जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको एलुवियल फैंस कहते हैं। ठीक है ना, एलुवियल फैंस कहते हैं। ये फुटहिल में पाए जाते हैं आपके शिवालिक के, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटका युक्त होती है, इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिणी दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप सिद्धार्थनगर वाले क्षेत्र में जाओगे या महाराजगंज के आसपास जाओगे तो एरिया बोला जाता है कि ये तराई एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टियाँ पाई जाएंगी वो गाढ़ी होंगी और थोड़ी ही बारिश में दलदली टाइप की हो जाती हैं। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है और फॉस्फेट की कमी होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आता है। जितनी भी मिट्टी का मैंने अभी तक बताया इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी कोई चीज़ नोट डाउन करने लायक नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो तराई वाली मिट्टी है या भाबर के पास जो तराई पाई जा रही है उसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भाबर बेसिकली क्या होता है, तो मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। बेसिकली जान जाओ ना कि पथरीले इलाकों में बहने वाली जो पाए जाने वाली मिट्टियां हैं वो आपका भाबर कहलाती हैं। ठीक, सॉइल इज कोर्स एंड ग्रेनुलर। ग्रेनुलर कोर्स का मतलब होता है बड़ा और ग्रेनुलर का मतलब होता है ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, गुठिका युक्त यानी कि ऐसे ऐसे मिट्टी जो है ऐसे ऐसे ढेलों से मिलकर के बनी रहेगी, बहुत महीन ढेले नहीं होंगे। इसको बोलोगे फाइन और इसको बोलोगे, जो ये फोटो बना हुआ है इसको बोलोगे क्वार्स। ठीक है, अगला है मिट्टी में विविध वाला पोर्शन देख लेते हैं। क्या है विविध वाले पोर्शन में, तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहता है अपनी रिपोर्ट के अनुसार कि लाल मिट्टी जो है भारत के 26.8% क्षेत्र में विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन के परिणामस्वरूप होता है। यानी कि रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि टूटने से, किसके टूटने से, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो भी रूपांतरित शैलें हैं उनके कारण और क्रिस्टलों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, इसी कारण ये लाल दिखाई दे रही है और सिलिका भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल हो रहा है, लेकिन जलायोजित के रूप में यह पीली दिखाई देती है। लेकिन जब उसमें जल धारण हो जाएगा यानी कि जल आ जाएगा तो किस कलर की हो जाती है, पीले रंग की दिखाई देने लगती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर में पाया जाता है। तो ये देख लेते हैं, फोटो से भी देख लेते हैं। तो आपको बता रहा है कि छोटा नागपुर वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जा रही है, तो दिख भी रहा है कि छोटा नागपुर वाले एरिया में पाई जा रही है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी पाई जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा लोअर उत्तर प्रदेश या अपर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जा रही है, थोड़ा बहुत केरला के क्षेत्र में पाई जा रही है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जा रही है, नागा, मनी, मिजो तक नीचे पाई जा रही है। थोड़ा सा आपका त्रिपुरा के क्षेत्र में भी ये पाई जा रही है और गारो खासी जयंतिया में जो आपकी लेटराइट मिट्टी थी उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे के पोर्शन में आपकी लाल मिट्टी पाई जा रही है। अच्छा ठीक,
एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि निर्माण कैसे हो रहा है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी क्रिस्टल है या भी जो भी मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कि रूपांतरित शैल हैं, उन्हीं के टूट फूट से ये मिट्टी बन रही है। तो जहां भी ये रॉक्स पाई जा रही हैं और कमजोर स्थिति में है, वहां पर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो लाल मिट्टी पाई जाएगी। हालांकि पानी पड़ने के बाद वो पीली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमने देख लिया इसमें सारे क्षेत्रों को, यहाँ ये मिट्टी पाई जा रही है। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियर सॉइल क्या बोलते हैं, तो हिमालय क्षेत्रों की घाटियों और ढालों पर लगभग 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में ये आपकी पर्वतीय मिट्टियाँ या जो मिट्टियाँ पाई जा रही हैं उनको पर्वतीय मिट्टियाँ कह रहे हैं। ये मिट्टियाँ छिछली हैं और अपरिपक्व हैं। जैसे ब्लैक सॉइल को कह रहा था कि मैच्योर सॉइल है, यानी कि वो सेटल्ड हो चुकी है, अपना जीवन काल कंप्लीट कर मतलब मैच्योर हो चुकी है वो सॉइल। जबकि ये जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं ये क्या हैं, छिछली हैं और अपरिपक्व हैं। अपरिपक्व का मतलब कि मिट्टियाँ अभी पूरी तरह से तैयार मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की काफ़ी अधिकता मिलती है और ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। और एसिडिक मिट्टी फसलों के लिए अच्छी नहीं है, इतना जानिएगी। जब वो बहा करके मैदानी क्षेत्रों में लाई जाएंगी, उनका डिपोजिशन होगा, तो समय के साथ धीरे धीरे वो मिट्टियाँ परिपक्व अवस्था में पहुँचने लगेंगी। फिर आता है डिजर्ट सॉइल, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जा रही है उनको डिजर्ट या मरुस्थलीय मिट्टियाँ कह रहे हैं। इनका विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होता है, कि जहाँ पर पानी कम पहुँच रहा है या थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा कम है, वहाँ पर ऐसी मिट्टियाँ बनेंगी। तो कहाँ बनेंगी, राजस्थान के इलाके में, सौराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाके में, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, गुजरात के ऊपरी इलाके में, कच्छ के क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है, जैसा कि आप राजस्थान के क्षेत्रों में देखते भी हो। ठीक है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। अब दलहनी फसलें जब उसमें लगाई जाएंगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जिसमें उसमें नाइट्रोजन बढ़ जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें अल्फा है, ड्राई बीन्स है, गार्बेंजो बीन्स है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है, यानी कि दालें जो है वो सारी की सारी इस तरह की मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में उपजी जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, अम्लीय और क्षारीय मृदा। तो देख लेते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा। तो मिट्टी का सबसे पहले पीएच मान समझते हैं। पीएच क्या होता है, तो देखिए पीएच जो होता है वो एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, या हाइड्रोजन आयन का एंटी लॉग लेते हैं। बस ये जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही सुन लीजिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो बस इतना समझ लो कि एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन को ही आपका पीएच के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पीएच 0 से लेकर के 14 तक वेरी करता है, जिसमें 7 को न्यूट्रल पीएच कहते हैं, जो कि पानी का होता है। पानी ना ही अम्लीय होता है ना ही आपका क्षारीय होता है। ठीक है, अगर आप 7 से नीचे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है धीरे धीरे 0 तक जाते हुए, और 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाती है धीरे धीरे 14 तक जाते हुए। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। यानी कि अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए ही पीएच का जो है यहाँ पर क्या बोलेंगे, इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, कह रहा है कि मिट्टी में पीएच का कम होना मिट्टी की अम्लीयता को दिखाता है और पीएच का मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो आपको चीज़ें अब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अधिक अम्लीय मिट्टी होगी या अधिक क्षारीय मिट्टी होगी तो सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है तो उसमें भी फसलें ग्रो नहीं करेंगी, और बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी है, सलाइन है, तो भी मिट्टी बहुत ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि अल्कलिनिटी को डायरेक्टली सैलिनिटी या क्षारीयता को डायरेक्टली नमकीन से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप लमसम वही समझ सकते हो। ठीक है, तो मिट्टी किस में उगेगी, जो कि सामान्य जल का पीएच होता है 6 से 7 के आसपास में मिट्टी उगेगी। ठीक है, यानी कि 7 के थोड़ा नीचे 7 के थोड़ा ऊपर जो है उसमें फसलें अच्छे से उग जाएंगी, ग्रो करेंगी। एसिडिक मिट्टी हो या सेडिमेंट्री रॉक प्रकृति की मिट्टियाँ होती हैं, जैसे तेजाबी मिट्टी जो होगी वो अवसादी होगी, यानी कि सेडिमेंट्री टाइप की अपना फीचर रखेगी। ठीक है, ये मिट्टी लेटराइट हो सकती है, लौहमय लाल हो सकती है, और अन्य लाल मृदाएं समूह की मिट्टियाँ होती हैं जो कि तेजाबी मिट्टी श्रेणी में आएंगी और अपनी अवसादी या सेडिमेंट्री प्रकृति रखेंगी। इनका विकास भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमकीन जलवायु के प्रभाव से होता है, कि अगर आसपास का जलवायु नमकीन या सैलिनिटी लिया हुआ है तो हो सकता है। ठीक है, बाकी उसकी भू आकृति के कारण भी अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र पक्षय वेदरिंग होता है और क्षारों की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ एक बात कह रही है जो आपको याद रखनी है कि उच्च तापमान, अगर टेम्परेचर अधिक रहेगा,
भारी वर्षा होगी और लीचिंग बहुत अधिक होगी तो अम्लीय मिट्टी उत्पन्न हो जाएगी। सिंपल सा फंडा ये याद रखना है कि एसिडिक मिट्टी कैसे उत्पन्न हो रही है। और जो एसिडिक मिट्टी है या तेजाबी मिट्टी है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए चूना यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता है। चूना डालोगे तो वो जो है कृषि योग्य हो जाएगी। बेसिकली उसकी जो आपकी एसिडिसिटी है यानी कि एसिड वाला जो उसका बिहेवियर है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो न्यूट्रल की ओर यानी कि pH 7 की ओर स्टेबल होने लगेगी। ठीक है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होता है कि अगर वाटर टेबल ऊपर है, ठीक है, जल तल अगर ऊपर है तो भी आपकी क्षारीय मृदा बनेगी, या वाटर फ्लो या ड्रेनेज सिस्टम नहीं ठीक है, जल प्रवाह नहीं ठीक है, तो भी आपकी क्षारीय मृदा का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में कोशिका नहीं होगा, या केशिका होना चाहिए आई थिंक, अच्छा कोशिका ही है, ठीक है। तो कोशिका कर्षण के द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। बेसिकली ये केशिका ही होगा, कैपिलरी एक्शन होता है। भले से वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कैपिलरी होगा, हिंदी में केशिका होगा। केशिका में जैसे बत्ती में ऊपर तेल चढ़ जाता है, सिमिलरली उसी तरीके से लवण जो होते हैं, नमक जो होता है वो ऐसे चढ़ते हुए जाता है और मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो है एकत्रित हो जाता है। तो उसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है। ये मिट्टी दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाएगी, दक्षिणी हरियाणा में पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। तो आप अगर विजुलाइज करो तो पंजाब का दक्षिण एरिया, हरियाणा का दक्षिण एरिया और राजस्थान के पश्चिम एरिया में ये जो है इस वाले क्षेत्र में जो इंडिया का है इस वाले एरिया में जो है थोड़ी बहुत पाई जा रही है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो अब एक चीज़ और याद रखिए कि जिप्सम सल्फेट का प्रयोग किया जा रहा है यानी कि उसमें कुछ अम्लीय चीज़ डाली जा रही है। जिप्सम सल्फेट इज सॉर्ट ऑफ एसिडिक, थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर का है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई, थोड़ी सी अम्लीय चीज़ डाली जाएगी तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि 7 के आसपास कहीं pH पहुँचेगा या 7 की ओर उन्मुख होगा, तो वो चीज़ें फिर फसलों के लिए ठीक हो जाएंगी। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है, कि चूने की लीचिंग करने के लिए 1 फीट जल की भी आवश्यकता हो रही है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सबसे अधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। जो कच्छ के रन वाला पूरा एरिया है वो भी आप देखते हैं कि नमकीन सा एरिया है, जहाँ का जो है जंगली गधा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो सॉल्ट इफेक्ट मृदा को लवड़ी या क्षारीय अल्कलाई एवं तटीय लवड़ी में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 भाग में बांटा जा रहा है जो भी लवड़ीय मृदा है या सलाइन अफेक्टेड जो मिट्टी है, सॉयल है, उसको 3 भाग में बांट रहे हैं। एक तो सलाइन कर दे रहे हैं, एक अल्कलाई कर दे रहे हैं और एक कोस्टल सलाइन कर रहे हैं। ठीक है। तटीय लवड़ीय मृदा में विभाजित कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में है। अब देखिए लवणीय मृदा में मैंने आपको बताया कि कच्छ के रन वाला ये पूरा एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया पाया जाता है, वहाँ पर लवणीय मृदा है। वहीं क्षारीय मृदा की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाएगी। और मृदा का लवणी भवन यानी कि सेलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंपल सा एक फंडा है यहाँ पर कि अगर किसी क्षेत्र में इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसको हीट मिल रही है लेकिन बार बार पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बार पानी मिला उस क्षेत्र में पड़ा रहा और इवापोरेशन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा सारा पानी उड़ गया, तो सरफेस पे क्या आएगा? सरफेस पे आएगा नमक। तो उसी को सलाइन मृदा कह रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन यानी कि सलाइन बिल्डिंग होने से मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं, यानी कि इम्परमिएबल बन जाएंगी, यानी कि उसमें से पानी आर पार नहीं होगा। ठीक है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ सुधार, जैसे मृदा अपर्दन और उसमें सुधार। तो मृदा अपर्दन कैसे होता है? तो मिट्टी अगर के ऊपर पानी बहेगा, निरंतर रूप से बहेगा, तो मृदा को धीरे धीरे काटेगा। जहाँ पेड़ रहेंगे वहाँ मृदा अपर्दन कम होगा, लेकिन जहाँ पेड़ नहीं लगे रहेंगे, समतल मैदान होगा, वहाँ पर मृदाएं जो है कट जाती हैं पानी के बहाव से, उसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्राकृतिक अभिकर्ता जितने भी हैं, यानी कि नेचुरल एजेंट जितने भी हैं, नेचुरल एजेंट जितने भी हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? जल आ जाएगा, वायु आ जाएगा, पवन आ जाएगा, या मिट्टी के ऊपरण की आवरण को क्रमिक कटाव एवं स्थानांतरण से
मृदा अपरदन करते हैं या कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रमिक कटाव करना है कि एक परत काटी, धीरे धीरे दूसरी परत काटी, धीरे धीरे काट रहे हैं और बहाकर भी ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को सॉइल का इरोजन या मृदा का अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन में कई कारक हो सकते हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, की पेड़ों को काट दिया, पेड़ क्या होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ करके ऐसे रखती हैं। आप जब भी छोटा कोई पौधा उखाड़े होगे तो आप देखते होगे कि जड़ चाहे मूसला हो या फिर आपकी रेशेदार या अपस्थानिक कोई भी मतलब जड़ हो किसी भी टाइप की, तो जब उसको आप झाड़ोगे तो देखोगे बहुत सारी मिट्टी उसके जड़ में फंसी रहती है, उसको झाड़ झाड़ के अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है ना कि मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कारण है, अत्याधिक पशुचारण। अगर बहुत ज़्यादा पशुचारण हो गया, पशु ने घासों को चर लिया, तो भी क्या होता है, वैसी स्थिति में जो घास भी पकड़ करके बैठी रहती है मिट्टी को, वो भी कमज़ोर हो जाएगी स्थिति। फिर झूम कृषि, यानी कि एक जगह पर कृषि किया, पेड़ काटे, कृषि किया, वो जगह छोड़ दी, तो अगर वहाँ पानी आएगा तो वहाँ पर कोई घास नहीं है, आपने उसको परती छोड़ दिया है, तो वहाँ की भी मिट्टी कट जाती है। उसके अलावा अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अगर अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक टाइप की है कि बार बार अगर दूसरी दूसरी फसलों को भी उगाते रहोगे तो भी जो है मृदा कम अपरदित होती है। लेकिन अगर आप एक साइंटिफिक अप्रोच से नहीं खेती कर रहे हो तो भी मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्रकृति अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध द्वारा अंधाधुंध खनन के द्वारा, ये सब प्रमुख कारण है। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में क्या आता है, तो चंबल और यमुना नदियों का क्षेत्र आ रहा है। यानी कि जो चंबल नदी है, मैंने बताया भी था जब नदी पढ़ाते कि रेवाइंस बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि चंबल की घाटी में रेवाइंस की हिंदी होती है बीहड़। ठीक है, तो चंबल नदी भी बहुत गहरे गर्त काट करके बीहड़ बनाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपरदन चंबल और उसकी यमुना और उसकी सहायक नदियाँ, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, उसके अलावा पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र जो है, उधर भी बहुत ज़्यादा आपका अपरदन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती तक का क्षेत्र, ठीक है, मालवा पठार, महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है जहाँ पर ये सब क्रियाएं होती हैं। चंबल घाटी में खोह खड्ड का निर्माण होता है, इसको रेवाइंस बोल रहे हैं, और गली इरोजन या अवनालिका अपरदन के कारण ये सारा कुछ हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। मतलब समझ लो एक सपाट मैदान है, ठीक है, और बारिश हो रही है, बारिश होने से जो है गली बन गई, मतलब कि पहले पतली पतली लाइन बनी, समझा रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये भूमि है, इस पर बारिश होती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इरोजन होगा, सपोज करो कि एक पतली परत का इरोजन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन हो रहा है, यानी कि ऊपर की कुछ कुछ परत जो है हटेगी। ठीक है, फिर आपका रिल इरोजन होगा, जो थोड़ा गहराई में इरोड करने लगेगा। ठीक है, और रिल इरोजन बढ़ करके गली इरोजन बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे गहरी जो है गहरे गड्ढे हो जाएंगे, और इनके रूप में ही इरोड करता हुआ ये पानी ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये साइड की ओर जाएगा, अंदर नहीं, साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, गहरे गड्ढे करके। तो कृषि के लिए फिर ऐसे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अनुपयुक्त हो जाएंगे। कि पहले एक समतल भूमि थी तो कृषि होती थी, स्प्लैश हुआ, स्प्लैश के बाद रिल इरोजन के बाद और बढ़ गया, गली इरोजन हो गया। ठीक है, जिससे कि बीहड़ अत्यधिक संख्या में बन गए, और नालिकाएं ही उन्हें, या बीहड़ ही सेम चीज़ें कह रहा है, जिससे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेवाइन टोपोग्राफी। वही जो मैं आपको बता रहा था कि रेवाइन निर्मित करती है, या उत्खात बोल रहे हैं हिंदी में, तो उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जा रहा है। किस प्रकार हो रहा है, सबसे पहले कह रहा है स्प्लैश इरोजन हो रहा है, याद रखिएगा। फिर होता है शीट इरोजन। ठीक है, मतलब बूंद जब पड़ती है तो उसके आघात से जितना मिट्टी की पृथक्करण हो रहा है, यानी कि बूंदाघात अपरदन को ही स्प्लैश इरोजन कह रहे हैं। फिर शीट इरोजन, मिट्टी जल से थोड़ी थोड़ी बह रही है तो आपका शीट इरोजन हो रहा है। फिर होता है रिल इरोजन, छोटी एवं कम गहरी नालियां बन रही हैं तो रिल इरोजन बोल रहे हैं। फिर होता है गली इरोजन, जब रिल अपरदन थोड़ी चौड़ी नालियां बन जाए, लगभग 30 सेंटीमीटर से ऊपर चौड़ी, तो उसको हम लोग बोलने लगेंगे गली इरोजन। फिर उससे बड़ी होती है स्ट्रीम चैनल इरोजन,
एक मोटी धारा के रूप में पानी बह रहा है, पानी गिर रहा है तो एक मोटा गड्ढा हो चुका है और मोटी धारा के रूप में पानी बह रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रीम चैनल या धारा चैनल अपर्दन, ठीक है। और तब तक अपर्दित करता है इस स्थिति में जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि तब तक नई नई मिट्टियों को काटता रहेगा, लेकिन जब स्थिर ढाल प्राप्त कर लेगा तो आपका रुक जाएगा। कह रहा है कि सोरघम या ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली इसको याद रखेंगे कि निम्न में से कौन फसल भूमि अपर्दन के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है, तो सोरघम या ज्वार की फसल जो होती है वो ज़्यादा उत्तरदायी होती है। अब कह रहा है कि मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सात से वर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रीवेलेंट मेथड्स अगर देखे जाएंगे तो सॉइल कंजर्वेशन की मिट्टी को बचा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं और टेरेस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि सीढ़ीदार खेत जो होता है, आप कभी पहाड़ी इलाकों में घूमने गए होंगे तो इस तरह के जो है पहाड़ पर इस तरह की स्थितियां ऐसे ऐसे बनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ किया, फिर अगले क्षेत्र में किया, ये थोड़ा सा नीचे है इससे, फिर अगले में किया, ठीक है, ये हो सकता है। और विंड ब्रेक एंड कंसिडर्ड सुटेबल, अच्छा विंड ब्रेक सिस्टम भी है कि हवाओं का जो आने का डायरेक्ट क्रम है कुछ लगा करके विंड ब्रेक की, ठीक है। इसके अलावा कैसे फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं मिट्टी की, तो मिक्स्ड फार्मिंग कर देंगे कि एक फसल बोई, दूसरी फसल भी उसी में बो दी, पहला तरीका। क्रॉप रोटेशन कर देंगे कि गेहूं के बाद चावल, सरसों, मक्का, इस तरह से बदल बदल के जो है कर रहे हैं। और मल्टी क्रॉपिंग, तो एक ही चीज़ 3 तरह से लिखी हुई है, आपको समझ में आ गया कि बदल बदल के अगर फसलें बोएंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि दलहनी फसलें लगाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन मिल गया, तो अब जब मिट्टी के पास नाइट्रोजन है तो हम लोग दूसरी फसल लगाएंगे, ठीक है। फिर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो हम लोग फिर से दलहनी फसलें लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे सूक्ष्म न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और कैसे कैसे बड़े न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो उसी हिसाब से मिट्टी में क्रॉप रोटेशन करके जो है फसलों को लगाना उचित होता है। अब अगला जो चैप्टर है हम लोग का वो है प्राकृतिक वनस्पति, इसको भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है दोस्तों? तो प्राकृतिक वनस्पति जो भी अपने आसपास रहता है उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कह रहे हैं। क्या आसपास रहता है? तो जो भी पेड़ पौधे हैं ये सब प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं, एक सेकंड, ठीक है, जो कि मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उग जाते हैं। कि अगर आप प्रत्यक्ष सहायता कर रहे हो तो भी और परोक्ष कर रहे हो तो भी, उन दोनों के ही बिना अगर उग रहे हैं तो उनको प्राकृतिक वनस्पति कही जा रही है, ठीक है। अपने आकार, संरचना और आवश्यकता की प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ये ढल भी जाते हैं कि जैसी वहाँ की मतलब प्रकृति रहेगी, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, जलवायु है, उस हिसाब से पौधे अपने आप उगते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आसपास में बहुत सारे झाड़ झंखाड़ वाले पौधे देखते हो, क्या उसे कोई लगाया? नहीं लगाया, लेकिन वो अपने आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पैदा हुए और उग करके ठीक ठाक पोजीशन में है, उसे कोई पानी डालने वाला नहीं है, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, ठीक है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर भी निर्भर करता है कि भाई क्या क्या एलिमेंट्स हैं ज्योग्राफिकल, उस पर निर्भर कर रहा है कि किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। जैसे वर्षा पर निर्भर करेगा, तापमान कैसा है इस पर निर्भर करेगा, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, इस पर निर्भर करेगा, समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार की है, कि अगर बहुत ऊंचे स्थान पर हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है, तो फिर वहाँ की पत्तियाँ एक विशेष शंक्वाकार होंगी, पौधों का रूप जो है ऊपर से देखने पर एक कोनिकल शेप का होगा, ठीक है। फिर भूगर्भिक संरचना कैसी है, इन सब पर निर्भर करता है कैसी वनस्पतियाँ वहाँ पर पाई जाएंगी। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्गीकृत किया जा सकता है जो वन है उनको। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब ये होता है कि उनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, वो हमेशा हरे भरे से आपको दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। और सेमी एवरग्रीन मतलब लगभग एवरग्रीन वो भी रहते हैं, लेकिन सेमी कह रहा है कि अर्ध रूप से कभी पत्तियां गिर सकती हैं और उनके स्थान पर दूसरी नई पत्तियां आ सकती हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कि निश्चित समय में ये पत्तियां अपनी वर्ष भर में 1-2 बार गिरा देंगे और फिर से नए सिरे से जो है इन पर पत्तियां लगती हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स या वन, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका उष्णकटिबंधीय कटीले क्षेत्र, जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा उष्णकटिबंध में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कि जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ या उस तरह के क्षेत्रों से जो है पूरा वन बना हुआ है,
आगे हम लोग देखेंगे लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, वेलांचली या अनूप वन। अनूप वन कौन से होते हैं? जो भी आपके मैंग्रूव्स होते हैं वो अनूप वन कहला रहे हैं कि भाई वेलांचल एरिया है, लिटोरल जोन है, ठीक है, यानी कि एक तरह से समझ लो कि झील के किनारे वाला एरिया जो होता है, ठीक है। तो लिटोरल जोन है, पानी में कुछ पौधे हो रहे हैं, वेलांचली है, अनूप वन वहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो इनका भी एक टाइप है फॉरेस्ट का। और लास्ट में माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन पाए जा रहे हैं, जो मैंने बताया शंक्वाकार जो है उनका रूप होगा, ठीक है। तो पाइन ट्री जो होती है, चीड़ का पेड़, वो पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेंगे प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किधर पाए जा रहे हैं? तो ये आपका पूरा जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर पाए जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको पता भी है कि सबसे जो है आप भारत का हॉटस्पॉट कौन सा एरिया है, तो यही एरिया पड़ता है पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थोड़ा सा पाए जाते हैं इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पाया जा रहा है? तो बंगाल के क्षेत्र में भी पाए जा रहे हैं ये वाले वन, और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रेनफॉल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर जो है बारिश अच्छी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है बारिश अच्छी हो रही है, यहाँ के क्षेत्र में थोड़ी बहुत बारिश लौटते मानसून से भी हो जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी बारिश ठीक ठाक हो रही है। तो इन क्षेत्रों में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो जो भी अपना एरिया है, अपने एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये अपना मैदानी एरिया है, मैं उसका ये बदल दे रहा हूँ, सिंबल बदल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि ये पूरा एरिया, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जा रहा है, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है। ये पूरा ही क्षेत्र ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी कि पर्णपाती जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं ऐसे प्लांट के क्षेत्र में आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है पर्वतीय वन। तो जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब है पर्वतीय वन के क्षेत्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया, और इधर जम्मू कश्मीर का एरिया, सिक्किम का एरिया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, ये सब आते हैं पर्वतीय वन के क्षेत्र में, ठीक है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं मैंग्रोव वन, ठीक। तो पर्वतीय वन को भी मैं अंडरलाइन कर दिया। मैंग्रोव वन कौन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल के किनारे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, उड़ीसा के किनारे और आंध्र प्रदेश के किनारे, ये सब मैंग्रोव वन क्षेत्र में आते हैं। लास्ट में आता है उष्णकटिबंधीय कटीले। तो राजस्थान का एरिया, थोड़ा सा गुजरात का एरिया, ठीक है, यहाँ पर बीच का एरिया जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये सब उष्णकटिबंधीय कटीले या थॉर्न फॉरेस्ट में आएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगला है कि अब हम लोग बारी बारी वनों के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, अगर इससे प्रश्न आएगा तो सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं है। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पाए जाते हैं? तो अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र में जहाँ पर बारिश होती है और उष्ण भागों में मिलते हैं। औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 70% से अधिक होती है ऐसे क्षेत्रों में। टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गिना जाता है। ये वन कैसे होते हैं? तो जैसा कि एवरग्रीन है, सघन रहेंगे, ऊंचे रहेंगे, विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्ते के गिरने के समय भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण संपूर्ण वन जो है सदाबहार तरीके से दिखता है, यानी कि एवरग्रीन दिखता है, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र कहाँ है? तो असम का क्षेत्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कुछ वृक्षों का नाम केवल याद करेंगे। पहले याद कर लो सिनकोना, रबड़, महोगनी, तीनों एक साथ, ठीक है। सिनकोना, रबड़, महोगनी और एबोनी, 3-4 हो गया, ठीक है। सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, 4 एक साथ याद कर लो, ठीक है। नारियल, बांस और नारियल के किस्म के जितने होते हैं, ठीक है, तो नारियल, बांस और आयरनवुड पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, कि भाई जैसे पश्चिमी घाट में वो एरिया जहां पर पश्चिमी घाट के 200 सेंटीमीटर की अपेक्षा थोड़ी कम बारिश हो रही है, ठीक है, उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सदाबहार वन भी रहेंगे और आर्द्र पर्णपाती भी रहेंगे, यानी कि आप एक तरह से वेट डेसिडुअस प्लांट कह लो, जिनके पत्ते हमेशा गिर जा रहे हैं और थोड़ी ड्राई डेसिडुअस में नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है। इसमें कौन कौन से साइडर और होलॉक आते हैं और कैल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है उष्ण
कटिबंधीय पर्णपाती यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें डेसिडुअस कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। तो ये बहुतायत ये वाले पाए जाएंगे, जो अपना एरिया है यूपी का उसमें भी यही पाया जाएगा, मानसूनी वन कहा जाएगा इनको। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इनके लिए या इन क्षेत्रों में, और जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कि मॉइस्ट और ड्राई दो भागों में कहा जाएगा, कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी है तो आप मॉइस्ट कह सकते हो, और अगर कम है तो आप ड्राई कह सकते हो। तो दो भागों में पर्णपाती या डेसिडुअस प्लांट्स को वनों को बांटा गया है। तो पहला आता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में यानी कि हिमालय के बॉटम वाले एरियाज में, शिवालिक के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं, उड़ीसा आदि में ये पाए जाते हैं। साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो अगर आप इनके नाम देख रहे होगे तो आपको अपने आसपास भी दिखाई दे रहे होंगे कि भाई साल का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, सागौन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, शीशम का पेड़ भी लोग लगाते हैं, महुआ भी आप देख रहे होगे, आंवला भी देख रहे हो। तो ये सब कुछ अपने आसपास में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये हमारा ही क्षेत्र के पेड़ पौधे हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जब देखोगे तो जहां बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर हो रही है वहां पर शुष्क पर्णपाती पाए जा रहे हैं। तो दो टाइप के थे, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती, 70 से 200 के बीच में अगर हो रही थी। तो अभी 70 से 100 वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती पाए जाएंगे। प्रायद्वीपीय पठारी एरिया में पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में ये पाए जाएंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन है? तेंदू है, पलाश है, अमलतास है, खैर है, पीपल है, नीम है, साल है, इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। तीसरा आता है थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कटीले पौधे, जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, तो जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जा रही हैं या फॉर्म हो जा रही हैं। कटीले वन झाड़ियाँ कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम पंजाब में पाया जा रहा है। ठीक है। हरियाणा में पाया जा रहा है। आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ अर्धशुष्क क्षेत्र उसमें शामिल है। राजस्थान, गुजरात जैसे बुंदेलखंड का एरिया आ सकता है उसमें। ठीक है। मध्य प्रदेश में शामिल है। क्या क्या मिलेगा? तो खजूर के ट्रीज मिल जाएंगे, बबूल मिल जाएगा, बेर मिल जाएगा, नागफनी मिल जाएगा। ठीक है। कोई नया नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपके आसपास होता है उससे देख करके आप समझ जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि सर बेर का पेड़ या बबूल का पेड़ तो हमारे क्षेत्रों में भी पाया जाता है। हाँ ठीक है, पाया जाता है, इक्का दुक्का पाया जाता है, पूरे वन नहीं है बबूल के पेड़ के। ठीक है। आप बबूल का ही वन नहीं देखोगे, लेकिन जब आप राजस्थानी क्षेत्र में जाओगे या झांसी के क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में जा रहे हो, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर ऐसे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के पूरे वन ही है। ठीक है। जिसको आप जंगल जलेबी कहते हो, उस तरह के पूरे पूरे पेड़ जो है उगे हुए हैं। ठीक। तो अगला आता है लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, वेलांचली या अनूप वन। ये आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पाए जाएंगे, डेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। जैसे इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो दक्कन के पठार, दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय, और दक्षिण पश्चिमी तटीय मैदान में लगून और आर्द्र भूमियाँ। राजस्थान, गुजरात और कच्छ के लवड़ीय जल में रहने वाली लवड़ीय जल में पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं। गुजरात के पूर्व से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र में, भारत के पूर्वी मैदान में डेल्टाई आर्द्र एवं लैगून झील, गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र जो है, मतलब समझिए इसमें सामान्य मैदानी भाग की चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। कौन से ये वन कहाँ पाए जाएंगे? जो भी दलदली क्षेत्र होगा, जो भी आपका स्वैम्पी होगा, जहाँ पर वह लवड़ीय मृदा पे आप पाई जा रही है। ठीक है। या कोई सागर का किनारा है, ये सारे के सारे अनूप वन वहीं पाए जाएंगे। ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपाद क्षेत्रों में दलदली व अनूप क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियों के क्षेत्र में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव और अन्य आर्द्र भूमियों के पास ये पाए जाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियां लवड़ीय, दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंख मैदानों यानी कि कीचड़ के मैदानों, ज्वारनद मुख एस्चुरी के तटीय मैदानों में पाई जाती हैं। ठीक है। और इनकी जड़ें पानी में डूब करके तैरती हैं। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है पानी में डूबी रहती हैं, लेकिन डूब करके फ्लोट कर रही हैं। ठीक है। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में भी मिलते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष मिलता है, जो कि एक प्रकार का मैंग्रोव है, उसी कारण उसको सुंदरवन उसका नाम पड़ता है। फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे वैसे वनस्पतियां कम उपजेंगी। जैसे आप अगर ऊपर के आर्कटिक एरिया में चले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर केवल मॉसेस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मॉस पाया जाता है। ठीक है। तो मतलब कि वनस्पतियां उगना बंद हो जाती हैं, और जैसे जैसे पेड़ ऊपर जाओगे, मतलब कि पहाड़ी इलाकों में हम लोग बढ़ते जाते हैं,
तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो बर्फबारी की स्थिति में पौधे ऐसे होने चाहिए जिनकी पत्तियों पर बर्फ कम से कम रुके, ठीक है, और रुके भी तो समय के साथ वो झड़ जाए नीचे, ठीक। अभी आपके जो सामान्य पेड़ होते हैं जैसे आम या इमली, मतलब जो भी है यहाँ का उत्तर भारतीय मैदानों का होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पेड़, तो उनके पत्ते चौड़े हैं। जैसे आप सागौन का पेड़ देखो तो पत्ते चौड़े हैं, उस पर बर्फ गिरेगी तो क्या होगा, पूरे के पूरे पत्ते पर बर्फ गिरी रहेगी, पेड़ ही खराब हो जाएगा। तो जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में शंक्वाकार से थोड़ा स्ट्रक्चर का पेड़ होता है, और बचपन में शायद बनाते भी होंगे आप लोग इस तरह का थोड़ा, ठीक। तो अगर बर्फ गिरेगी भी दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में नीचे आने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो तापमान में आने के कारण पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय यानी कि माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट यानी कि समशीतोष्ण वन वहाँ पर पाए जाएंगे, अल्पाइन वन उसके ऊपर पाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में उसको विभाजित कर दिया, ठीक है। अब देख लेना है कि यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाइन एवं शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ते वाले वन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। शांत घाटी में जहाँ इस प्रकार के वन में पूंसा पार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन, सुगंधित घासें पाई जाती हैं, यानी पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, चर्च, बर्च एवं चेरी जैसे पेड़ लगाए जाते हैं। शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे नागा, खासी, मणिपुर पहाड़ियाँ, यहाँ पर चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन इत्यादि वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका आता है वेट, मॉइस्ट एवं ड्राई के रूप में विभाजित कर देंगे, ठीक है। उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जा रहे हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ियों और केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कि केरल के क्षेत्र में भी जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर भी माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका नाम ही है माउंटेन या पर्वतीय वन, तो जहाँ भी पर्वत होंगे वहाँ पर वो देखे जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये जानना है कि शंक्वाकारी होंगे, ठीक है। मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष होंगे, जैसे ओक, और निचली परत में रोडोडेंड्रॉन, चंपा जैसे वृक्ष पाए जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ वनों का। तो देखिए, छोटे शंकुधारी वन या कोनिकल फॉरेस्ट में ओक, मैपल, ऐश जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे तैसे उसी तरीके से जो वेजिटेशन है वो कम होता जाएगा। तो 2900 से 3000 मीटर तक जाओगे तो अप अल्पाइन वन या अपर अल्पाइन वन जो है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य पाए जाएंगे, जिसमें आपका जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन पाया जाएगा या विलो के पेड़ पाए जाएंगे। फॉल से ब्लैक करंट पाई जाती है, ठीक है। लाल फर, काला जूनिपर, बर्च जिसको भोजपत्र कहते हैं, पहले इस पर लिखते थे, ठीक है ना। प्राचीन काल में वेद ओद जो है भुर्ज पेड़ की छाल पर या भोजपत्र पर लिखा जाता था। लार्च के पेड़ देखे जाते हैं, ठीक है। जो अल्पाइन वन है उनको नम और शुष्क के रूप में भी विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए, ये देख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है किस वन का। तो सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस प्लांट्स, मतलब फॉरेस्ट। इसका 40.86% जो है कुल क्षेत्रफल का पाया जाता है। उसके बाद कौन से वन पाए जाते हैं, तो 17% के आसपास मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 17.65% के आसपास। फिर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, यानी कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में, और आर्द्र सदाबहार यानी कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 2.61 पाए जाते हैं, और कटीले वन 2.72 में पाए जाते हैं। इन 5 को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने का काम नहीं है। जो वेट अल्पाइन झाड़ियाँ हैं वो 0.13% के साथ, और उपोष्ण शुष्क सदाबहार 0.02% के साथ सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्लांट्स हैं और उनकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि कहाँ पाए जा रहे हैं। इनको भी बस एक बारी तेजी के साथ देख लेंगे कि देवदार के वृक्ष आपने सुने होंगे, तो 1500 से अधिक जहाँ ऊंचाई होती है वहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है भारत में, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में जाओगे तो मैग्नेलिया पाया जाता है, लॉरेल, यूकेलिप्टस याद कर सकते हो क्योंकि यूकेलिप्टस आपने देखा है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया पाया जाता है, लॉरेल पाया जाता है, और आपका यूकेलिप्टस पाया जाता है, ठीक। अगर वनों की स्थिति देखी जाए और उससे अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाए तो आप देखते हो कि सागौन का पेड़ बहुत ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि उससे फर्नीचर बनते हैं। इसी प्रकार साल का वृक्ष है, शीशम है, रोजवुड है, देवदार है, चीड़ है, पाइन है,
हालांकि पाइन जो होता है थोड़ा कोमल लकड़ियों वाला होता है, क्योंकि पहाड़ी जो जितने भी होते हैं वो थोड़ी सी उनकी लकड़ियाँ कोमल होती हैं, लेकिन इनग्रेविंग उन पर बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर कुछ चीज़ कार्व करनी है, गढ़ के बनाना है, तो पाइन वाइन के पेड़ पे बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, स्प्रूस इत्यादि चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था में भी विशेष योगदान देती हैं भारत के। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के लिए, जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्म को, स्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जानते हैं। पलाश के फूल को भारत में उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया है। समाजी वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी का पेड़ है। अब खेजड़ी का पेड़ जो है आपके राजस्थान में पाया जाता है, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। और खेजड़ी को जो राजस्थान के लोग हैं उसमें से भी विश्नोई समुदाय जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा करता है। ठीक है, तो विश्नोई आंदोलन किस प्लांट के लिए चला था? तो खेजड़ी के पेड़ के लिए ही चला था। ठीक, उसके अलावा इसका जो है अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसको वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड के चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। अभी आपने पढ़ा होगा पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना। ठीक है, पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना, तो चीड़ के पेड़ को ही आपका पिरुल कह रहे हैं। तो जो है 50 रुपये पर किलो के हिसाब से उत्तराखंड में ये स्कीम चल रही है, तो वो भी हमने करंट में पढ़ लिया है। उसके अलावा लीसा से विरोजा था तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, लीसा जो है उससे तारपीन का तेल बन रहा है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन, पेंट इत्यादि में होता है। तो बेसिकली आपने पेंट उद्योग में ही तारपीन के तेल का यूज़ देखा होगा। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक करने का प्रमुख साधन है। महोगनी वुड कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का बेसिकली ये जो होता है वृक्ष है। अब अगला जो चैप्टर हम लोग का वो है सिंचाई और नहरें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर जो है सिंचाई और नहरों के साथ हाजिर होंगे, और कोशिश करूंगा कि आज ही जो है मध्यकालीन का एक लेक्चर भी आप लोगों को लगा दिया जाए। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।